लाइक एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन। आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम हियर टू एंड जहाँ तक कंजुगेशन एक्सटेंड होती है तो इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाती है। इसमें क्या जो लैम्डा मैक्स है दैट विल अंडरगो बाथोक्रॉमिक शिफ्ट। बाथोक्रॉमिक शिफ्ट उसमें आ जाती है। अगर आपके पास ये तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वहाँ पे कंजुगेशन है या नहीं। अगर कंजुगेशन है देन ओनली देन दिस बाथोक्रॉमिक शिफ्ट विल टेक प्लेस। अब जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, इट इज नॉट हैविंग कंजुगेशन क्योंकि आपके पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, कंजुगेशन नहीं होगी इसके अंदर। कंजुगेशन नहीं होगी, दिस विल शो, दिस विल बिहेव सेपरेटली, दिस विल बिहेव सेपरेटली, दिस विल बिहेव सेपरेटली। इसमें कंजुगेशन नहीं है, इसमें लैम्डा मैक्स से बाथोक्रॉमिक शिफ्ट नहीं होगी। दैट विल नॉट शो बाथोक्रॉमिक शिफ्ट, दिस विल शो बाथोक्रॉमिक शिफ्ट। आप कंजुगेशन और नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड्स के अंदर यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, एक्सटेंट कितनी कंजुगेशन है, हाउ मच कंजुगेशन इज देयर। तो ये डिपेंड करता है आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो इसमें आपके पास ये एक है, ये आपके पास दो हो गया, ये आपके पास तीन हो गया, तीन डबल बॉन्ड आ गए, 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यूज हैं अगर ये सिर्फ एक होता, इफ देयर इज ओनली वन, तो दिस विल अब्सॉर्ब एट 175 nm, दिस विल अब्सॉर्ब एट 175 nm। फॉर एवरी एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन यू ऐड 30 nm। इसके अंदर जैसे ऐड करते हैं आप 30 nm ऐड कर देते हो, प्लस 30 nm ऐड करते हो, तो 30 nm हर बार ऐड करते चले जाते हैं। तो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू से बता सकते हो उसमें कितनी कंजुगेशन है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर। अगर ये आपके डबल बॉन्ड 11 हो जाते हैं, 11 175 सिंगल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से आपके 11 हो जाते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है लाइकोपीन विच एब्जॉर्ब्स इन दी रेड रीजन। जैसे टमाटर में होता है टोमेटो, इन केस ऑफ टोमेटो जो लाइकोपीन इज देयर, उसका जो कलर है वो आपका जो कलर रेड कलर का हो जाता है। और रियल जो टमाटो तब येलो कलर का होता है, उससे पहले टमाटर जो होता है टोमेटो ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन से येलो से फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कहता है कि आपके पास इस तरीके के जो कंपाउंड चेंज है, ये नहीं करें कि उसमें डबल बॉन्ड ऐड हो रहे हैं, उसमें जो कंपाउंड है उसमें चेंज आ रही है उसके अंदर। तो जैसे जैसे आपके पास आता चला जाता है तो आपकी जो रेंज है जिसमें एब्जॉर्ब करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, आपके पास ये विजिबल रेंज में चले जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट से आपके पास ये विजिबल रेंज में, इस रेंज में आपके इसने एब्जॉर्ब किया 175 के ऊपर, और इस रेंज में लाइकोपीन है वो आपको एब्जॉर्ब करता है 540 nm के ऊपर। ये रेंज क्लियर चली जाती है जिस बातों का तो बता सकते हैं हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विच आर इन कंजुगेशन। डबल बॉन्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कंजुगेशन में नहीं है तो उसके बारे में भी बता पाएगा ये। कंजुगेशन में कितने हैं, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है चेंज फ्रॉम दिस टू दिस वन, तो आप बता सकते हैं हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर। हर बार 30 पे ऐड किया है तो 30 के नाम से कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट इज द डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज इन कंपाउंड, जो जिस कंपाउंड का आपने स्पेक्ट्रम लिया है, आप बता सकते हैं स्पेक्ट्रम लेकर आपके पास जो कंपाउंड बना दैट इज प्योर और नॉट, वो प्योर है या नहीं, कैसे पता लगेगा। आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है दैट विल बी शार्प, शार्प that will be like this, अगर वो शार्प है। और लिटरेचर आपका जो लिटरेचर मतलब जो आपने प्योर कंपाउंड निकाला हुआ है, किसी साइंटिस्ट ने निकाला है, उसको जो है वो लिटरेचर बोलते हैं। तो लिटरेचर में जो अवेलेबल है तो दोनों एग्जैक्टली मैच करते हैं, इट मींस योर कंपाउंड इज प्योर। अगर जो लिटरेचर में जो ग्राफ अवेलेबल है फॉर दैट कंपाउंड अगर उसे मैच नहीं करता तो दैट कंपाउंड इज प्योर। अगर प्योर है तो आपका शार्प,
ये लाइनें शार्प आएगी, बिल्कुल शार्प आएगी। आपने ये नोट को समझ करना, यू नोट दिस पॉइंट, तो ये शार्प है, ये वाला पॉइंट आप नोट करते हैं। अगर ये शार्प नहीं होगा, ये शार्प पॉइंट नहीं होगा, ब्लर्ड है, तो आप कहाँ नोट करेंगे इस पॉइंट? तो आपका पॉइंट यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, तो आपके पास एरर आ जाएगा इसके अंदर। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम शार्प आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है लिटरेचर के हिसाब से, इट मीन योर कंपाउंड इज प्योर, अगर योर कंपाउंड इज इम्प्योर, तो आप कंपाउंड की प्योरिटी लेवल उसके अंदर बता सकते हैं कि आपका कंपाउंड कैसा है। फिर हम स्टडी कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो एनालिसिस के पॉइंट्स होते हैं। वन इज क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है। आप केमिकल टेस्ट करते हो, ये बता देते तो उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, विच इज़ प्रेजेंट, वो आप बता सकते हो, बट हाउ मच इज़ प्रेजेंट ये नहीं बता पाते। तो जो क्वालिटी है वो बताएगा कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, विच केमिकल इज प्रेजेंट, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट। तो आप टेस्ट करोगे, कलर चेंज नोट किया आपने, आपको बता देगा कि दिस इज प्रेजेंट, दैट्स अ क्वालिटेटिव टेस्ट। हाउ मच ऑफ दैट इज प्रेजेंट, दैट्स क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो उसमें कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, इसके अंदर कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। तो मुझे फार्मूला लगाते हैं, आपके पास फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। एब्जॉर्बेंस दैट इज इक्वल टू नेगेटिव log I naught अपॉन I, दिस इज एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, ये आप एब्जॉर्बेंस निकालते हैं कि आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है और आपके पास जो एब्जॉर्ब लाइट बाद में आती है, इंसिडेंट लाइट कितनी है और ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है, एब्जॉर्प्शन आपके पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन जो आपके पास होता है, जो आपके पास ग्राफ होता है, ये जो है दिस डिस्टेंस इंडिकेट द एप्सिलॉन वैल्यू। ये वैल्यू हमें नोन है, पता है हमारे पास कि पर्टिकुलर कंपाउंड की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो आपके पास L है, दिस इज लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना। जब जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसमें आप सॉल्यूशन जिस कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर की लेंथ कितनी है ये हमें पता नहीं, फिक्स होती है। और एवरी स्पेक्ट्रोस्कोप दिस इज फिक्स 1 डेसीमीटर हम उसको ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर फिक्स है, 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, उधर फिक्स फोर। तो ये वैल्यू आपके पास नॉन होगी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन कंसंट्रेशन, दिस इज नॉन टू यू, है ना। आपके पास वैल्यूज आ गई, आपके पास एब्जॉर्ब हाउ मच रेडिएशन एक्चुअली एब्जॉर्बेंस वो आपके पास नोन है, इस तरीके से आपके नोन आ जाएगी। दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, फिर एक पर्टिकुलर कंपाउंड इज देयर, कंपाउंड बदल जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी, कंपाउंड सेम है, दैट विल हैव द सेम वैल्यू। दिस इज फिक्स फॉर एवरी स्पेक्ट्रोस्कोप, जब तक स्पेक्ट्रोस्कोप सेम है, दिस विल रिमेन सेम। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू, जस्ट पुटिंग द वैल्यू हियर, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। सी इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड पर लीटर। ठीक है, तो आपके पास क्वांटिटेटिव टेस्ट भी होगा, क्वालिटेटिव कौन सा कंपाउंड है कितना है, तो आपके पास क्वांटिटेटिव होगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें पॉइंट आता है डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ा आपने, कैन यू गिव मी सम आइडिया व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके पास मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, सपोज वी आर ए बी, बोथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, इसकी इलेक्ट्रिक वैल्यू डिफरेंट है, इसकी इलेक्ट्रिक डिफरेंट है, तो उसके इसमें क्या होगा कि विच ऑफ दीज टू हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिजाइड नियर टू दैट। इसमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसके नज़दीक रहेगा, है तो दोनों के बीच में, लेकिन उसके ज़्यादा नज़दीक है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों में से आपके पास ए बी है,
एक अगर हाइड्रोजन है, इफ वन इज हाइड्रोजन देन सेवन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों में से आपके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो उसे हम एक है, तो इसमें क्या होगा, देयर विल डेवलप पॉजिटिव कैरेक्टर, देयर विल डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से आपके पास और भी तो है, इसके नजदीक जैसे एच आएगा ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो वहां पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। अट्रैक्शन will develop. This is called hydrogen bond. This is a kind of dipole-dipole interactions. The condition is कि out of these two elements, one should be hydrogen. Another may be any other electronegative atom. It may be nitrogen, it may be oxygen, it may be any other element. तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सीधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बची इसके पास। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का आपके पास की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो वेरी करती है, चेंज हो जाएगी अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जो OH की है, OH के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसमें जो H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज, आपके वैल्यूज डिफरेंट आएंगे। हाउ मच डिफरेंट वैल्यू, कितने डिफरेंट हो जाएगी, तो आप उसे बता सकते हो कि स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा। नॉर्मली इसके 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी का बनता है। ये 3 किलो कैलोरी का बन सकता है, 10 किलो कैलोरी, मतलब उसको ब्रेक करेगा हाउ मच एनर्जी रिक्वायर, डिस्पर्स एनर्जी कितनी होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी फोर्स कितनी है। ये जो चार्ज सेपरेशन हुई इसके अंदर, ये जो चार्ज सेपरेशन है इसके अंदर, हाउ मच इज देयर, इफ मोर इज द चार्ज सेपरेशन, जहाँ चार्ज ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर चार्ज सेपरेशन कम है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगा। तो आप बता सकते हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी मूव हुई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से आपके पास ये जो इसमें जो आपके पास सिग्नल आना है दैट विल मूव, ये कहीं ना कहीं पे दोनों तरफ इधर मूव हो जाए, इधर मूव हो जाएगा, या ये डाउन हो या अप हो जाएगा, इसमें डिफरेंट चेंजेस आएंगे। तो उस चेंजेस से बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना उसकी स्ट्रेंथ क्या। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें एप्लीकेशन आती है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास ये 2 पॉइंट है। वन इज द आइसोमर, आइसोमर्स क्या होते हैं, एंड वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइसोमर द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके पास क्या हो जाएंगे, सिस एंड ट्रांस। जब डबल बॉन्ड के आपके पास जो डबल बॉन्ड होता है या ज्योमेट्री में चेंज आती है, तो इधर आपके पास डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये केस बन गया, या आपके पास ये केस बन सकता है, इसमें आपके पास क्या था, सेम साइड पे है। इसमें आपके पास क्या था, सेम जो है वो अपोजिट साइड पे है। तो ये आपके पास जो सिस होता है, और ये आपके पास ट्रांस है, सिस एंड ट्रांस। तो आप सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म के बारे में बता सकते हैं। आपके पास जो वैल्यूज हैं इन केस ऑफ जो ट्रांस है दैट विल हैव मोर वैल्यूज, दैट इज लेसर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। ये आपके पास लैम्डा मैक्स हायर है इसके अंदर, और इसमें लैम्डा मैक्स है वो हायर है। अगर आपके पास ये केस स्टील बीम का है, अगर आपके पास ये केस है, दिस इज स्टील बीम कोर, दिस इज H, दिस इज C6H5, दिस इज C6H5 एंड दिस इज H। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 294, एंड फॉर दिस विल बी 278 फॉर स्टील बीम। अगर इसमें क्या है कि आपको C6H5 दो फिनाइल ग्रुप अटैच है, अगर दोनों सेम साइड में है तो सिस होगा, वैल्यू विल बी 294 विद एप्सिलॉन एट 24,000, 24,000। जो आपके पास अगर डिफरेंट साइड पे है तो दैट विल बी ट्रांस, दैट विल शो एब्जॉर्प्शन वैल्यू एट 278।
एंड विद एप्सिलॉन वैल्यू 9350 9350 इसकी वैल्यूज कम हो जाती है। तो इसमें 294 में हायर लैम्डा मैक्स है, बड़ी वैल्यू है लैम्डा मैक्स, उधर स्मॉल है। तो इट मीन्स अगर सिस फॉर्म में है तो दिस एब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ, और जो ट्रांसफॉर्म आपको दे विल एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ में मोर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ में लोअर वेवलेंथ में हायर फ्रीक्वेंसी, एंड हायर वेवलेंथ में लोअर फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं इसमें कीटो इनोल टाटोमरेज। कीटो इनोल टाटोमरेज। कीटो इनोल, इसमें आपके पास जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं एज ए कीटो फॉर्म, एज ए इनोल फॉर्म। सो दिस इज द तो ये कंपाउंड आपके पास है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म। आपके पास क्या होता है कि दिस विल टेक दिस H एंड दिस कंपाउंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे अटैक ऑन दिस H यहाँ पे आपके पास आ गया, और ये मोड आपस यहाँ पे, दिस मोड कम्स ऑन हियर एंड दिस विल अटैक एट दिस H, और यहाँ पे जो बीच में जो बॉन्ड है दैट कम्स ऑन हियर। तो आपके पास कीटो और इनोल फॉर्म बन जाती है, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। इसमें क्या आपके पास क्या है कि 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर, 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर, जिसमें 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, निकाल दें टाटोमर्स। 1,3 है ना ये, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 एंड 3, 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर। तो आपके पास ये बन जाएगा टाटोमर्स, कीटो इनोल। तो कीटो इनोल टाटोमर आपके पास होंगे, दे विल अब्जॉर्ब डिफरेंटली। डिफरेंस दोनों में क्या है, इसमें आपके पास एक तो डबल बॉन्ड है, एक OH है, it will show 2 signals for double bond and for OH। ये आपको सिग्नल शो करेगा, इसके लिए सिग्नल शो करेगा और इसके लिए सिग्नल शो करेगा। इसके अंदर आपके पास ये है डबल बॉन्ड, ये तो H सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशंस होती हैं आपके पास टोटल 5 ट्रांजिशंस थी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। ये ट्रांजिशन थी, अगर आप उसको जस्ट मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। जो सिग्मा टू सिग्मा सब ट्रांजिशंस होती हैं वो फिजिबल नहीं होती, बिकॉज दे नीड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उतनी एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर पाते। अगर हम सप्लाई कर भी दें तो वो ट्रांजिशन इतनी ईजी नहीं है। तो इट मीन जो सिग्मा टू सिग्मा सब ट्रांजिशंस होंगी वो फिजिबल नहीं है, तो इसमें नहीं होगी। इट विल शो ओनली वन, इट विल शो ओनली वन सिग्नल, इट विल शो 2 सिग्नल्स। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर कीटो फॉर्म है या इनोल फॉर्म है, और उसके परसेंटेज आप बता सकते हो कि इनोल फॉर्म कितनी है, कीटो फॉर्म कितनी है। डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी क्या है। जब तक हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं, दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल, आपके पास ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करता है, कोई इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। एज पर पर्टिकुलर दिस कंपाउंड इज कंसर्न, acetaldehyde is more stable as compared to this enol form. And the next is that is the detection of formation of charge transfer complexes. Charge transfer complexes, ये आपने पढ़े हुए हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट ईयर में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये, और वैसे आपने उसमें +1 में भी इसके अंदर पढ़े होंगे। चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर आपके डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जो डोनर
डोनर मॉलिक्यूल काम करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है डोनेट करने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। जो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, लेकिन परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होती। उनके बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आती है, सिम्बियोटिक रिलेशन थोड़ी टाइम के लिए, वन इज़ डोनेटिंग वन इज़ एक्सेप्टिंग। लेकिन जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, बोथ विल सेपरेट विद देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। वो जो ट्रांसफ़र हो रही थी वो ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक फेवरेबल कंडीशंस है, दोनों इकट्ठे रहेंगे। जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बोथ विल सेपरेट, एक अलग होगा दूसरा अलग हो गया। ओरिजिनली जैसे उनकी सिचुएशन थी, ओरिजिनली जो उनकी सिचुएशन थी, ठीक। तो जैसे ही दो एक डोनेटिंग और एक एक्सेप्टिंग पास पास आते हैं तो उसमें बॉन्ड डेवलप हो जाता है। बॉन्ड तो नहीं डेवलप, फोर्सेस डेवलप हो जाती है, जिसे हम चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें आपके पास ये चार्ज एक्सेप्टर और चार्ज डोनर्स, दो तरह के कंपाउंड हो गए। चार्ज एक्सेप्टर्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, चार्ज डोनेटर जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए। जैसे NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए, तो अगर कहीं भी NH2 होगा, किसी के साथ अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ना, तो उसमें दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे। तो इससे कंपाउंड को इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड बना या नहीं बना, है ना। आपके पास जो रिसर्च जब करते हैं तो जो ये वाले इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, तो वहाँ इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या इवन जैसे हम इंसेक्टिसाइड वगैरह पेस्टिसाइड डालते हैं प्लांट्स के अंदर ना, तो वहाँ पे इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होती है, तो उसको पता लगा सकते हैं वो होता है नहीं होता। तो अगर ये ऐसा कहीं होता हो तो उस फिनोमेना का यूज़ कर हम डिफरेंट काइंड की मेडिसिन बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज दैट इज़ द स्टडी ऑफ हिंडर रोटेशन एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस। हिंडर रोटेशन कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशन तो होती है आपके पास क्या होती है, जो सिंगल बॉन्ड से रोटेशन होती है। सिंगल बॉन्ड है आपके पास, जैसे CH3 है, CH3 आपके पास क्या है, एक CH3 फिक्स कर दिए, दूसरे को अपडेट कर दीजिए, तो आपके पास ये कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनते हैं आपके पास। एक आपके पास आती है इंटर रोटेशन, जैसे आपके पास ये है, चेयर फॉर्म, ये आपका इंटर रोटेशन आपके पास, इसको ऊपर कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। आप चाहें इसको नीचे भी कर सकते हैं, उसी तरह चेयर मिल जाएगी। तो इसको आपने नीचे कर दिया, ऊपर रहेगा तो आपको चेयर फॉर्म होगी। या आपके पास इंटर रोटेशन, ये जब डबल बॉन्ड वाली रोटेशन होती है, इस इंटर रोटेशन कन्फर्मेशन जब पूरी रोटेशन हो सकती है 360 डिग्री के ऊपर। हिंडर रोटेशन जब आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, फुल रोटेशन नहीं हो सकती, इसमें इनकम्प्लीट, इसमें इनकम्प्लीट, इसमें भी इनकम्प्लीट है। इसके अंदर भी आपके पास जो होते हैं बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको रोटेट करोगे, फिर दोबारा फॉर्मेशन करोगे। तो एक हिंडर रोटेशन या जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं, आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कन्फर्म आइसोमर्स बनते हैं। ये भी बेसिकली जो हम बिगर कंपाउंड बनाते हैं, जो रिसर्च पर्पज हमारा होता है, या डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, या डिफरेंट इंजेक्शन वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट इज दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस हमने फाइंड आउट करनी है तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका है, सपोज वी आर हैविंग दिस वन A plus B, दैट इज कंबाइंड टू गिव अस C plus D। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हमने A को B में बना दिया, और आपके पास जो रिजल्ट आया C और D, हम उसे बता देंगे विद दिस कि ये रिएक्शन हो गई। इफ दिस इज फाउंड, इफ प्रोडक्ट्स आर फाउंड, देन वी कैन टेल दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो, या आपकी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में चली जाए, या आप स्टडी करना चाहते हैं कि इसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, देन व्हाट, उस केस में हमारी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम क्या करते हैं, हम ए में बी मिक्स करते हैं और विद डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम रिएक्शन को फ्रीज कर देते हैं। ए में बी मिक्स किया, 5 मिनट बाद रिएक्शन को फ्रीज कर दिया, या 10 मिनट बाद फ्रीज कर दिया, 20 मिनट बाद कर दिया। ये मानते हुए कि अगर 1 घंटा रिएक्शन चल रही है तो 5 या 10 बार बीच में फ्रीज कर दिया,
फ्रीज किया का मतलब क्या होता है, हमने रिएक्शन ली, उसमें से थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन बाहर निकाला, उसे उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, 0 डिग्री नीचे ले आया उस टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद उसके डायरेक्शन करते हैं, तो उसका ये ले लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप ले लेते हैं, तो आपको सब बता देगी स्पेक्ट्रोस्कोपी कि उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पर जो रिएक्शन फ्रीज की गई उसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट थे। कंप्लीट रिएक्शन होगी तो आपके पास ये आ जाएंगे C+D। अगर बीच में होगा तो इसमें जो भी बनेंगे इसके अंदर इंटरमीडिएट्स बनेंगे या ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे इसके अंदर। इंटरमीडिएट्स में भी आइसोलेबल, मे नॉट बी आइसोलेबल, या ट्रांजिशन स्टेट जो कि आइसोलेबल नहीं होते लेकिन फॉर्मेशन होती है, देन ऑल यू कैन टेल विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज पॉसिबल सिर्फ ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसे हम आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन इसके बीच में रिएक्शन कौन सी हुई उसे हम आइसोलेट नहीं कर पाते, तो वह हमारी हेल्पफुल होते हैं। इससे हमारे जो मैकेनिज्म्स होते हैं डिफरेंट, वो भी इससे हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम मैकेनिज्म क्या होते हैं, हम ए से डिफरेंट स्टेप के साथ लास्ट तक जाते हैं डिफरेंट, तो उसमें केवल मेजर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो वैसे स्टेज अगर इसमें इससे अगर बनती है तो हमें लगता है कि हमारी मैकेनिज्म सही है। अगर वो मैकेनिज्म में तो हम शो कर रहे हैं लेकिन इसमें कहीं शो नहीं हो रही, फिर मैकेनिज्म इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, डिफरेंट 10-12 एप्लीकेशन हमने स्टडी किए। तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग जैसे स्टडी किया था, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, सिग्नल क्या होता है, सिग्नल कैसे अटेंड करेंगे, सिग्नल जो है डिफरेंट पोजीशंस पे कैसे आते हैं, सिग्नल की पोजीशन वेरी क्यों करती है, ये सारा हमने स्टडी किया। फिर हमने स्टडी किया उसमें डिफरेंट सिग्नल कौन कौन से आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन कौन से ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हमने जो है वो उसकी कैलकुलेशन की थी कि लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आप जो है वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कैसे निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली तो आपको यूवी स्पेक्ट्रम लेना है तो प्रैक्टिकल वैल्यू आ जाएगी, थ्योरेटिकली आपको वुडवर्ड-फ्रीजर रूल्स थे। वुडवर्ड-फ्रीजर रूल आपके पास जो है वो डिफरेंट पेरेंट सिस्टम थे, यूर हैविंग 6 पेरेंट सिस्टम, हर पेरेंट सिस्टम की वैल्यू थी, उसमें डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं उसकी वैल्यूज थी। प्लस करते हैं आपका थ्योरेटिकल वैल्यूज आती है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड किस लैम्बडा मैक्स पे एब्जॉर्ब करेगा, तो आप वुडवर्ड-फ्रीजर रूल आपके पास आ जाते हैं। तो वुडवर्ड-फ्रीजर रूल से क्या था कि आपके ये फायदा हो गया कि आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे वो आपको कितनी रेडिएशन देनी है उसको, जिससे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम वही रेडिएशन सोर्स लगा सकें जो उस रेडिएशन पे एब्जॉर्ब करता है, तो हम उसमें हेल्पफुल हो जाते हैं। और लास्ट में हमने आज स्टडी किया है एप्लीकेशंस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट वाज योर चैप्टर, एंड विद दिस